नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे संचारण की। पिछले लेक्चर में हमने आपसे बात की थी फैराडे के नियम की और विद्युत अपघटन की। आज हम इसमें टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं आपको संचारण। इंग्लिश में इसे कोरोजन कहते हैं। क्या होता है संचारण? संचारण माने क्षरण होना। क्षरण का मतलब होता है धीरे 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 किसी सतह का धीरे धीरे क्षय हो जाना, नष्ट हो जाना, उसे कहते हैं संचारण। परिभाषा होती है संचारण की, लिख देते हैं परिभाषा। नम वायु व रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति में धातु की सतह का धीरे धीरे क्षय हो जाना संचारण कहलाता है। जैसे संचारण के उदाहरण देखिए हम। जैसे नंबर 1 उदाहरण होता है इसका लोहे पर जंग लगना। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा दिया जाने वाला उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। चांदी व सोने का काला पड़ना, काला पड़ जाना। तीसरा तांबे का हरा हो जाना। ये कुछ उदाहरण है संचारण के, अर्थात नम वायु की उपस्थिति में नमी हो, वायु हो और साथ में कुछ अगर रासायनिक पदार्थ भी उपस्थित हैं तो धातु की सतह है वह धीरे धीरे उनसे क्रिया करके एक यौगिक बनाती है, जो यौगिक उसकी सतह पर पपड़ी के रूप में जमा होता जाता है और धीरे 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 वह पपड़ी भी क्षरण को प्राप्त होती जाती है और इस प्रकार धातु कमजोर होता जाता है। इस क्रिया को हम संचारण कहते हैं। अब संचारण जो हुआ, उस संचारण में ऐसी क्या चीज है जिसके कारण ये संचारण की क्रिया होती है, अर्थात संचारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? संचारण को प्रभावित करने वाले कारक हैं नंबर 1 धातु की सक्रियता। धातु की अधिक सक्रियता। ऐसी धातुएं जो अधिक सक्रिय होती हैं, उनकी जो क्रियाशीलता है, वे धातुएं आराम से किसी भी तत्व से, किसी भी यौगिक से क्रिया कर लेती हैं और उनकी धातु की जो सतह होती है वह क्षरण को प्राप्त होती है। तो धातु क्रियाशील होती हैं, उनसे भी क्या होता है, धातु का संचारण बढ़ता है। दूसरी, धातु वायु, नम वायु की उपस्थिति। अगर नमी होती है तो नम वायु की उपस्थिति में जो धातु होती है वो जल से क्रिया करके या वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर ऐसे यौगिक बनाते हैं जो धातु की सतह को संचरण करती हैं, अर्थात नम वायु की उपस्थिति में संचरण तेजी से बढ़ता है। तीसरी बात, अशुद्धि की उपस्थिति। ऐसी धातुएं जिनमें कोई अशुद्धि मिली होती है, अक्सर देखा जाता है अगर किसी धातु में कम धनात्मक अशुद्धियां मिली रहती हैं तो वह धातु और वो कम धनात्मक अशुद्धि मिलकर एक गैल्वेनिक सेल की तरह कार्य करने लगती हैं और संचारण की क्रिया बढ़ जाती है। चौथी बात, विद्युत अपघटन की उपस्थिति।
अगर हम देखें कि जो नमी है अगर उसमें विद्युत अपघटन, जैसे अगर बात करते हैं कि हमारे पास एक पानी साधारण पानी है, शुद्ध पानी, और एक हमारे पास कौन सा जल है, एक जल ले लिया हमने समुद्र का जल, तो समुद्र के जल में विद्युत अपघटन घुले रहते हैं, तो समुद्र के जल में संक्षारण अधिक होता है और साधारण पानी की अपेक्षा, कारण विद्युत अपघटन की उपस्थिति होती है। तो विद्युत अपघटन उपस्थित होने से भी संक्षारण में वृद्धि हो जाती है। फिर है वायु में उपस्थित गैसें, जैसे अगर वायु में कार्बन डाइऑक्साइड NO2 जैसी गैसें उपस्थित हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैसें उपस्थित हैं, तो ये जल के अणुओं के साथ क्रिया करके एसिड बना देती हैं या लवण बना लेती हैं। तो इस प्रकार से वह लवण इस धातु की संचरण के लिए उत्तरदायी होता है और संचरण तेजी के साथ बढ़ता है। तो धातु में उपस्थित गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, फिर बता रहा हूं सल्फर डाइऑक्साइड, NO2, ये गैसें ऐसी होती हैं जो नमी वायु में उपस्थित नमी के साथ जैसे H2O के साथ क्रिया करके अम्ल बना देती हैं या कोई ऐसा पदार्थ बनाती हैं जो विद्युत अपघटन की तरह कार्य करता है। तो ऐसी स्थिति में विद्युत अपघटन की उपस्थिति की तरह ही ऐसी वायु में उपस्थित गैसें भी विद्युत अपघटन का निर्माण कर लेती हैं और संचरण को बढ़ावा देती हैं। अब संचरण की क्रिया विधि हम देखेंगे कैसे संचरण होता है, और संचरण का जो सबसे सामान्य उदाहरण या सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण या हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला उदाहरण मैंने आपको बताया, जंग लगना। तो उसी की हम बात करेंगे, लोहे पर जंग लगना। ये है हमारी संचरण की क्रिया विधि, जिससे आप समझेंगे किस प्रकार से संचरण होता है। संचरण की क्रिया विधि, नम वायु की उपस्थिति में लोहे की सतह धीरे धीरे क्षय होने लगती है और लोहे की सतह पर लाल भूरी रंग की एक पतली पपड़ी सी जम जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। यह पपड़ी धीरे धीरे अपने आप ही उतरती रहती है और दोबारा जंग लगता रहता है, जिससे लोहा कमजोर होता जाता है। तो लोहे पर नम वायु की उपस्थिति में लाल भूरे रंग की परत बन जाने की क्रिया रस्टिंग अर्थात जंग लगना कहलाती है। अंग्रेजी में इसे हम रस्टिंग कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये जो रस्ट है, जंग ये आयरन का ऑक्साइड होता है, जिसे हम फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। जंग का सूत्र होता है Fe2O3 into XH2O। इसको अगर हम सामान्य समीकरण से प्रदर्शित करें तो इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2XH2O gives Fe2O3 2Fe2O3 into XH2O। ये हो गया हमारा जंग। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जंग बनता है। आइए जानते हैं किस प्रकार से लोहे पर जंग लगता है। देखिए, यह लोहे की एक सतह है, और इस सतह पे ये हल्की सी दरार आ गई है या हल्का सा इसमें गड्ढा सा हो रहा है या हल्का सी खरोच उत्पन्न हो गई है। यहां पर हम आपको बता दें, जब भी लोहे पर जंग लगता है वो नम वायु की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में लगता है। और जो लोहे की ये सतह है ये काम करने लगती है किस प्रकार से? ये काम करने लगती है, इसमें एक जगह तो काम करती है एनोड की तरह। मान लीजिए ये स्थान एनोड की तरह काम कर रहा है और ये स्थान कैथोड की तरह कार्य कर रहा है। और यहां पर ये आप मान लीजिए थोड़ी सी जल जो नमी है वो ये जल की हल्की सी जल की पतली थिन फिल्म बनी हुई है, ये हमारा जल है। ठीक है, तो यहां एनोड पे जो क्रिया होने वाली है, एनोड पे क्या होता है, जो आयरन होता है वो फेरस आयन में चेंज होता है, ऑक्सीकरण क्रिया होती है। अब ये जो एनोड होता है ये फेरस आयन में जब बदलेगा, क्या हो गई, यहां
अभी जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं, ये एनोड पर ऑक्सीकरण, ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं ये फ्लो करते हुए माध्यम से कैथोड की ओर जाएंगे। यहां से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपने आप माध्यम में होता रहता है। तो एनोड से ये जो इलेक्ट्रॉन, यहां से एनोड पर ये क्रिया हुई और इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर गया और ये कैथोड पर पहुंचते हैं। जब ये कैथोड पर पहुंचते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैथोड पर क्या करते हैं, जो कैथोड पर H धनायन की उपस्थिति होती है, H धनायन कहां से आया, H धनायन की जो उपस्थिति होती है ये कहां से आई, ये मैं आपको बता दूं कि जो H2O है नमी, वो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके H2CO3 बनाती है और ये एक अम्ल है जिसे हम कार्बोनिक अम्ल कहते हैं, कार्बोनिक अम्ल। और ये कार्बोनिक अम्ल क्या देता है, अम्ल हमेशा H आयन देता है, HCO3। तो ये H धनायन और ये इलेक्ट्रॉन ये मिलकर ऑक्सीजन को अपचयित कर देते हैं और क्या क्रिया हो जाती है, फिर एक कैथोड क्रिया होती है, कैथोड क्रिया। यहां पर ये क्रिया होगी, ठीक है, कैथोड पर, जो हमने कैथोड माना है। इधर एनोड, ये एक गैल्वेनिक सेल की तरह काम कर रहा है। इस प्रकार से जो लोहे की सतह होती है वो पूरी गैल्वेनिक सेल की तरह कार्य करती है और ये कैथोड क्रिया जो होगी वो इस प्रकार से हो जाती है, जो ऑक्सीजन है O2 और हमारा क्या आया H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आए, ये है एनोड से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होकर कैथोड पर पहुंचे। H धनायन की उपस्थिति किस कारण से रहती है, CO2 H2 में मिलकर H2CO3 बना देती है। अब ये रिएक्शन हो जाती है O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H2O। इस प्रकार से ये रिएक्शन हो जाती है हमारी अपचयन क्रिया। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारी एक सेल अभिक्रिया बनेगी। यहीं पे हम दिखा देते हैं कि सेल अभिक्रिया क्या बनी। सेल अभिक्रिया, इस कैथोड क्रिया को और एनोड क्रिया को, माने ऑक्सीकरण और अपचयन को जोड़ते हैं तो Fe प्लस O2, ठीक है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 4, तो इसको हम 2 से गुना कर लेंगे तो 2Fe प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव इज इक्वल टू 2Fe 2 पॉजिटिव प्लस 2H2O। ये हमारी एक रिएक्शन आ जाती है सेल अभिक्रिया। अब अभी हमारा जंग नहीं बना है। ये जो हमारा फेरस आयन बनता है, ये फेरस आयन वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। रिएक्शन इस प्रकार से होती है, फेरस आयन का फेरिक ऑक्साइड में बदलना, फेरिक ऑक्साइड में बदलना। चार Fe फेरस आयन प्लस O2 प्लस 4 Fe प्लस 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 O2 प्लस 2H2O, 4H2O gives 2Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, 4 ऑक्सीजन ये रहे 2, 4 और 2 6 प्लस 8H पॉजिटिव। और ये जो फेरिक ऑक्साइड होती है Fe2O3, ये नमी के साथ रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड बना देती है जिसे हम जंग कहते हैं। ये बन जाता है जंग। तो इस प्रकार से हमारी क्रिया होती है। ये जो H धनायन है, ये H धनायन पुनः हम इस क्रिया में प्रयोग कर लेते हैं, जिसका काम होता है कैथोड क्रिया में ऑक्सीजन को जल में अपचयित कर देना। तो इस प्रकार से ये H धनायन हमारा उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो H धनायन जंग लगने की क्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। यदि इसमें धातु में अशुद्धि मिली हो कोई धनात्मक, कम धनात्मक वाली, तो बहुत सारी सेलें फटाफट बनने लगती हैं उस अशुद्ध वाली धातु के साथ, तो भी जंग की जो पावर है, जंग बनने की पावर, वो भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन वह शुद्ध लोहा होता है। कैसा लोहा होता है? शुद्ध लोहा, प्योर लोहे में जो जंग लगने की पावर होती है वो कम होती है, उसमें जंग हमेशा कम लगता है। ठीक है।
और यदि जो ये जल है, नमी है, इस नमी में अगर थोड़ी बहुत मात्रा विद्युत अपघटन की उपस्थिति हो, NaCl उपस्थित हो, तो भी जंग लगने की प्रक्रिया अपने आप तेजी के साथ बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारा जंग लगता है। अब संचरण से बचाव कैसे करेंगे? बचाव करने का तरीका है अवरोध रक्षण, बैरियर प्रोटेक्शन। अवरोध रक्षण में आपने देखा होगा, जब भी आप कोई लोहे का गेट मंगवाते हैं या लोहे की कुछ भी चीज बाजार से मंगवाते हैं, तो आप उसे कहते हैं प्राइमर लगा के भेजना। प्राइमर इसलिए लगाते हैं क्योंकि वह प्राइमर लोहे को ऊपर एक अवरोध के रूप में जमा हो जाता है, एक परत जमा लेता है जो लोहे की नमी और वायु से रक्षा करती है और उस पर जंग नहीं लग पाता है। इसका तरीका है कि तेल या ग्रीस का लेपन करें। अगर हमारे पास उस वक्त कोई पेंट नहीं है, प्राइमर नहीं है, तो हम उस पर तेल या ग्रीस का लेपन भी कर देते हैं। तेल या ग्रीस की जो परत है वह भी उसे नमी और वायु से बचाए रखती है, जिससे संचरण नहीं होता है। पेंट करना, ये वही प्राइमर पेंट करना है या कोई दूसरा कलर भी आप उस पर पेंट कर सकते हैं। विशिष्ट रसायन का लेप, कुछ ऐसे रसायन पाए जाते हैं जैसे फास्फेट होते हैं, धातुओं के फास्फेट हों या धातुओं के क्रोमेट हों। ये धातु के जो फास्फेट हैं, ये जो क्रोमेट हैं, ये क्या करते हैं, ये एक बैरियर तो बनाते ही हैं, एक परत तो बनाते ही हैं। ये जो वायुमंडल में उपस्थित H धनायन है, उन उत्प्रेरकों को भी क्या करते हैं, उनकी संख्या कम कर देते हैं, क्योंकि H धनायन इसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जंग लगने की क्रिया में H धनायन उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो उस उत्प्रेरक का कार्य जो करता है उसको वो कम कर देते हैं, H धनायन की संख्या को, तो संचरण भी कम हो जाता है। असंचारित धातु की परत द्वारा, जैसे निकिल है, क्रोमियम है, ये आसानी से संचारित नहीं होती हैं, तो इनका लेप अगर हम कर दें तो हमारा एक बैरियर बन जाता है, एक परत आ जाती है और हमारा लोहा बचा रहता है संचरण से या जंग से। बलिदानी रक्षण, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, यहाँ बलिदान होगा उस धातु का जो इस पर लगाई गई है। इसको पहला हम कहते हैं गैल्वेनीकरण द्वारा। लोहे की सतह पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाता है। फिर समझिए गैल्वेनीकरण की जो परिभाषा है, लोहे की सतह पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है। ये दो प्रकार से होता है। लोहे को पिघले जिंक में डुबो दो, माने जिंक को गर्म करो और उसमें लोहा डुबो दो, तो लोहे के ऊपर जिंक की परत जम जाएगी। दूसरा है शेरॉर्डीकरण द्वारा। इसमें क्या करते हैं, जो लोहा होता है उसे जिंक को गर्म करके उच्च ताप पर जिंक को गर्म करते हैं, उसकी वाष्प जो निकलती है जिंक की, उसे लोहे की सतह पर ले जाते हैं, ठंडी सतह पर। तो जिंक की जो गरम गरम वाष्पें लोहे की सतह पर आकर क्या हो जाती है, संघनित हो जाती हैं और एक परत बन जाती है। अब ये जो गैल्वेनीकरण क्रिया हो गई, दो तरीके से मैंने आपको बताया, या तो पिघले जिंक में डुबो दो या शेरॉर्डीकरण करो। शेरॉर्डीकरण मतलब वाष्प को संघनित करना। अब इस पे क्या होगा कि जब तक जिंक का लेपन रहता है, किसके ऊपर, जब तक लोहे के ऊपर जिंक का लेपन होता है तो उसमें कहीं भी कोई भी जंग नहीं लगता। लेकिन इसमें एक और बात है, यदि जरा सी खुरच आ जाए और जो जिंक की परत है वो वहां से हट भी जाए, तो भी जिंक के कारण उस लोहे पर जंग नहीं लगता है, क्योंकि जिंक सक्रिय धातु होती है। जिंक का मानक अपचयन विभव Fe से कम है, जिसके कारण जो जिंक होता है वह पहले ऑक्सीकृत होता रहता है और जो अपना बलिदान कर देता है, इसे कहते हैं सैक्रिफिशियल। जिंक अपना बलिदान करता रहता है और उसमें ऑक्सीकृत होता रहता है। आयरन इसमें कैथोड का कार्य करता है, जिससे उस पर क्या नहीं हो पाता है, उस पर जंग नहीं लग पाता है। अब टिनिंग, दूसरी तरीका होता है टिनिंग बलिदानी रक्षण में। टिनिंग का मतलब होता है टिन की परत, एसन धातु की परत। एसन, टिन धातु की परत लोहे की सतह पर चढ़ाने की क्रिया टिनिंग कहलाती है। टिनिंग भी मानी टिन धातु की परत चढ़ा दें तो भी क्या होगा, लोहे पर जंग नहीं लगेगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, यदि इसमें कोई खरोच लग जाती है या कहीं से खुरच जाती है टिन की परत और नीचे लोहे की परत निकल आती है, तो अब लोहे की जहां से परत निकली है वहां पर उस पर जंग लगना प्रारंभ हो जाता है। जिंक में ऐसा नहीं होता, लेकिन टिन पर ऐसा होता है, क्योंकि टिन का मानक अपचयन विभव होता है किससे, वो होता है लोहे से ज्यादा। तो इसलिए लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है, टिन उस पर ऑक्सीकरण नहीं कर पाता है, तो ये टिनिंग कहलाता है। कैथोडिक रक्षण या वैद्युत रक्षण, ये हमारा तीसरा तरीका है, कैथोडिक रक्षण या वैद्युत रक्षण। ये जो रक्षण किया जाता है ये साधारणतः हम उसके लिए प्रयोग करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ पाइप, हम लोहे के पाइप नीचे दबा देते हैं,
या आपने देखो तेल के टैंक बनाते हैं, बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं लोहे की बनी हुई, जो किसके नीचे होती है, धरती के नीचे होती है। अब धरती के नीचे अगर कोई लोहा जमा हो, आपने दबा दिया हो, तो उस पर जंग जल्दी लगता है क्योंकि धरती में नमी होती है। तो ऐसी स्थिति में धरती में जो उपस्थित हमारा लोहे का टैंक है या लोहे के पाइप है, उन पर क्या ना लगे, जंग नहीं लगे, उसे बचाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जैसे ये हमारा लोहे का पाइप है, तो इस लोहे के पाइप से जोड़कर एक दूसरी धातु इसी के पास रखते हैं। ये धातु जिंक की हो सकती है, मैग्नीशियम की हो सकती है, मानी जिनका विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe से ऊपर स्थान है, वे हो सकती है। ये मान लीजिए मैग्नीशियम की धातु है, तो ये काम करती है एनोड का। कैसा काम करती है, एनोड का। और ये मैग्नीशियम आयन ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन करके ये ऑक्सीकरण होना शुरू हो जाता है। तो मैग्नीशियम आयन की जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं लोहे पर। लोहा काम करता है कैथोड की तरह। ये हमारा पाइप भी हो सकता है, टैंक भी हो सकता है, पाइप या टैंक। तो यहां कैथोड का काम करेगा ये, इसे हम कहते हैं कैथोडिक रक्षण, माने कैथोड बनाकर लोहे का रक्षण करना। तो कैथोड में क्या होगा कि यहां पर जब ये इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहां पे जो O2 होती है, उस O2 को ये अपचयित कर देते हैं इलेक्ट्रॉन हमारे O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 OH नेगेटिव। तो ये OH आयन में इसे परिवर्तित करते रहते हैं, जिससे जंग नहीं लगता है। इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम की परत धीरे 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 मैग्नीशियम ऑक्सीकृत होता रहता है, या जिंक ये जो है ये धीरे धीरे क्षय को प्राप्त होती रहती है। और थोड़े दिनों बाद ये वाली जो प्लेट है हमारी, जिसे हमने एनोड बनाया है, ये एनोड धीरे धीरे हमारा खत्म होता रहता है। इसलिए इस प्रक्रिया में हमें समय समय पर जब ये खत्म हो जाए तो दूसरी प्लेट बदलते रहना चाहिए। इस प्रकार से हम संक्षारण अर्थात जंग से लोहे की रक्षा कर सकते हैं। तो ये वो हमारा संक्षारण। आप हमारे चैनल को देखते रहिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।